नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आज से हम आपको पढ़ाने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से कंटिन्यू करना क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा से, ताकि आपको आगे न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें हम फोर्स पढ़ेंगे और न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल होगा वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, तो हम उस पर ध्यान देंगे। पर अभी हम शुरू करते थोड़ा सा इजी टॉपिक से, फोर्स से। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? तो पुश और पुल या फिर प्रेस करते किसी ऑब्जेक्ट को तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें या फिर हम उसको पुल करें तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग फोर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट पर जब हम इसको खींचते हैं या फिर इसको हम धक्का देते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स। या फिर ऊपर से मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो पुश, पुल या फिर प्रेस जो हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स का डिफिनीशन क्या है? तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल या फिर प्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब इसके आगे टॉपिक होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स लगाने से हमारा बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, फोर्स क्या क्या कर सकता है तो अब उसके बारे में बात करते। तो अब अगला टॉपिक डालो, इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आप सोच के मुझे बताओ कि क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। अगर मैं बोलता हूँ कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट देखो आप रेस्ट में है, ठीक है, तो इसको अगर हमें मूव करवाना है, क्या करवाना है? मूव करवाना है। तो इसको मोशन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको फोर्स लगा, अब फोर्स चाहे आप इस तरह से पुश कर सकते हो, नहीं तो इसको आप क्या कर सकते हो? पुल कर सकते हो। दोनों तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं। यानी कि हमारा फोर्स से क्या हो सकता है? तो रेस्ट का ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ सकता है। तो मैं पहला इफेक्ट लिखता हूँ, टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फोर्स लगाएंगे तब वो मोशन में आएगा। ठीक है, सेकंड हमारा है टू स्टॉप द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्टॉप द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में पहले से है उसको अगर हमें रेस्ट में लाना है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। आप ये एग्जाम्पल बार बार देखते होगे। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो अगर आपको साइकिल को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ता है? ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ब्रेक क्या है? ब्रेक भी फोर्स ही है जो कि हमें साइकिल के मोशन को क्या करता है? स्टॉप कर देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको क्या कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो। आप कोई साइकिल है जो एक स्पीड से चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि उसका स्पीड और बढ़ जाए या फिर घट जाए तो आपको बढ़ाना है तो क्या करने पड़ेगा कि और आपको पैडल मारने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा? आपका स्पीड बढ़ सकता है। और अगर आपको स्पीड घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो ब्रेक लगाना पड़ेगा जिससे आपका स्पीड क्या होगा? रिड्यूस करेगा। तो आप स्पीड को चेंज करने के लिए भी क्या करोगे? फोर्स का यूज करोगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा टू चेंज द shape and to change the shape of ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। डायमेंशन भी चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा टू चेंज द
डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हो, आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, आपने कभी ड्राइवर को देखा है जो बस चलाते, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना होता है तो वह स्टीयरिंग को क्या करते, घुमाते, जिससे क्या होता है उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो स्टीयरिंग को घुमाने के लिए भी क्या लगाना पड़ता होगा, फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो ये 5 इफेक्ट्स हैं फोर्स के, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो चाहे तो उसका हम रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते, उसका स्पीड हम चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं उसका शेप चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं उसका डायरेक्शन चेंज करवा सकता हूँ फोर्स लगाकर। तो ये 5 इफेक्ट है, इसको आप उतार लो। इसके आगे अब बात, तो फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स होता है लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को टच करना ज़रूरी होता है, और कभी कभी हमें फोर्स लगाने के लिए ऑब्जेक्ट को टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फोर्स 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, किसको टच करके लगाया जाए और किसको बिना कांटेक्ट बनाए लगाया जाए। तो जो कांटेक्ट के वजह से फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स को बोलते हैं हम कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और जो फोर्स बिना कांटेक्ट बनाए अप्लाई हो जाए उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि इस मार्कर को पकड़ना है मुझे, तो इस पर फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, तो इसको फोर्स लगाने के लिए मैं इसको कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो ये इसको हम होल्ड करके नहीं रख सकते, यानी कि यहाँ पे हमारा कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, हमेशा जब इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको अर्थ जो है अपनी तरफ पुल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमें बिना कांटेक्ट बनाए भी क्या कर सकते, लगा सकते। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स आएगा वो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो 2 तरीके से फोर्स को क्लासिफाइड किया गया, एक को कांटेक्ट फोर्स, एक को नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हम पहले पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स होता क्या है। तो चलिए टॉपिक डालिए कांटेक्ट फोर्स। पहला डिफिनीशन है कांटेक्ट फोर्स। तो आपको मैंने बता दिया था कि कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट को टच करना जरूरी है, कांटेक्ट बनाना ऑब्जेक्ट के साथ जरूरी है, तो वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम, कांटेक्ट फोर्स। जैसे ये देखो यहाँ पे इस मार्कर के ऊपर ये मार्कर के द्वारा जो है फोर्स लगाया जाएगा। अब बिना टच किए फोर्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब ये टच होगा तो देखो फोर्स लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम कांटेक्ट बनाकर अगर हम फोर्स लगाए तो उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सम फोर्स एक्ट ओनली इफ दे हैव फिजिकल कांटेक्ट विथ द बॉडी। कुछ फोर्स ऐसे हैं जिसको लगाने के लिए बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना जरूरी होता है, तो वैसे फोर्स को बोलते हैं हम कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल में कौन कौन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, फ्रिक्शन भी बोलते हैं, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं इसको। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो जब कोई कभी भी, ठीक है, कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करता है, इस तरह से कि एक मोशन कर रहा है दूसरा मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, या दोनों का मोशन अलग अलग होता है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मोशन होता है, ठीक है। तो वैसे कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में ना एक फोर्स डेवलप होता है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स नाम है। दूसरा होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या है कि ऑब्जेक्ट जाना चाहता है नीचे, पर इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे जाने नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हैंड जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल वही फोर्स, उतना ही फोर्स लगा रहा है, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है जितना नीचे अर्थ लगा रहा है, ठीक है। तो उतना ही फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, इसलिए इस फोर्स का नाम है नॉर्मल फोर्स। अगला फोर्स आता है हमारा टेंशन। टेंशन क्या होता है कि आपने देखा होगा वायर से जो है कोई भी बल्ब लटका हुआ होता है, तो उस वायर के अंदर क्या होता है, उस बल्ब के वेट के कारण उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, उस फोर्स का नाम होता है टेंशन। मस्कुलर फोर्स, जो भी बॉडी, चाहे वो हम हो या फिर एनिमल्स हो, कोई भी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फोर्स लगाते हैं, वो कभी भी किसी भी काम करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स का नाम है मस्कुलर फोर्स। और दिन भर जितना काम करते हैं हम लोग उसमें फोर्स लगाते हैं, और उस समय जो फोर्स लगाते हैं हम लोग उस फोर्स का नाम क्या है, मस्कुलर फोर्स है। इसी फोर्स का नाम होता है मस्कुलर फोर्स। अगला आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए
या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बिना टच किए फोर्स लगा सके, ठीक है, तो उस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, फोर्स कॉज्ड बाई बॉडी विच डू नॉट मेक कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड एक्ट थ्रू इंटरमीडिएट स्पेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझाते इसको किस तरह से, देखिए, हाँ, नीचे अर्थ है और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मार्कर, ठीक है, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा। नीचे जाने का कारण क्या है कि अर्थ का जो ग्रेविटी है इसको नीचे की तरफ खींचता है, इसलिए किधर जाता है, नीचे जाता है। तो जो अर्थ और हमारा मार्कर इसके बीच में जो इंटरमीडिएट स्पेस है उसमें ये फोर्स डेवलप हो रहा है, इसलिए नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है बिना मार्कर के छुए लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो नीचे है और ये मार्कर यहाँ पे टच नहीं है दोनों में, फिर भी ये फोर्स क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इस तरह के और भी फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम चार्ज करते हैं और फिर दूसरे चार्ज के नज़दीक में लेके जाते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन शो होता है, तो वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको भी हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। फिर आप मैग्नेट का फोर्स देख लो, ठीक है, कि दो मैग्नेट के बीच में हम लेके आते हैं, दो मैग्नेट को सामने लेके आते हैं, तो वो दोनों मैग्नेट क्या करता है, चाहे तो रिपेल करेगा नहीं तो अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड्स ऑन कि उसके पोल कौन से सामने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। तो आपको समझ में आया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो जब कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में बिना कोई कॉन्टैक्ट बनाए फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो उस फोर्स को बोलेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर चीज़, चलिए बढ़िया। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो देखिए मेरे पास एक पाइप है, इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरह से चार्ज किया जाता है। इसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो फ्री होते हैं और जितना भी मटेरियल है दुनिया में वो सभी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसके अंदर आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री होने के कारण क्या होता है कि जब मैं इस तरह से कपड़े के मदद से इसको मैं इस तरह से रब करता हूँ, इसको घिसता हूँ, ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, एक दूसरे की तरफ चला जाता है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिधर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन सा चार्ज इसमें आया है, ठीक है, पर मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होता है मैं वो समझाना चाहता हूँ। तो वो समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे देखिए डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के बीच में लगता है, ठीक है। इसको हम कभी और देखेंगे अच्छे से कि ये फोर्स क्यों डेवलप होता है, किस में नेगेटिव आएगा किस में पॉजिटिव आएगा, कैसे पता करते, तो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट बनाए ये फोर्स हम क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। तो कुछ फोर्सेस को हम देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। मैंने उसका डिफिनीशन लिख दिया आपके लिए, इस डिफिनीशन को उतार लेना, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो वैसे तो ये अर्थ के रेफरेंस में लिखा गया है, डिफिनीशन है, पर एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है कि यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट होता है, जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है, वो सारी ऑब्जेक्ट क्या करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो जो अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स होता है उसी फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब उन दो ऑब्जेक्ट के में एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ रहे तो उस फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उस फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है तो। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सारे ऑब्जेक्ट पे लगती है, दुनिया के जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब पे लगेगी, चाहे वो मून हो, अर्थ हो, सन हो या फिर कोई अदर प्लैनेट्स हो, स्टार हो, ठीक है, ये सब के बीच में क्या होगा, ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि जिस फोर्स के कारण जब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं और वापस नीचे आ जाता है उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते, जब उसको रब करते, उसको हम घिसते हैं, तो घिसने से क्या होता है, वो बॉडी चार्ज हो जाता है। अब जब चार्ज हो जाता है तो वो दूसरे चार्ज को क्या करता है, खींचता है या फिर उसको रिपेल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो चार्ज, वहाँ पे जो फोर्स डेवलप होता है बिना कॉन्टैक्ट बनाए, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहा। अब इसको उतारो, फिर हम इसके आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, वो कार जो है इस ट्रैक पर चल रहा है। ठीक है, ये ट्रैक सीधा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, उसके बाद ये ट्रैक कर्व हो जाता है। ठीक है, अब ये कार का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब देखो ध्यान से, तो ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको, स्पीड। तो ये कांस्टेंट स्पीड से यहाँ चल रहा है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से चलकर इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, तो ये वाला जो ट्रैक है, ये जो पाथ है हमारा, ये पूरी तरह से क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट दिख रहा है। तो ये ट्रैक यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट है। इसका मतलब ये कि जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा और हमारा स्पीड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब डायरेक्शन और स्पीड दोनों कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी भी हमारा क्या था, कांस्टेंट था। वेलोसिटी भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। यानी कि यहाँ से ए से लेकर बी तक जो हमारा ट्रैक है, जो हमारा पाथ है, वो स्ट्रेट है और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहा, हमारा कांस्टेंट रहा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्या बात समझ में आया। लेकिन जैसे ही वो बी से आगे जाएगा, कर्व पोर्शन में जाएगा, तो जैसे ही बी से आगे जाएगा तो उसका डायरेक्शन देखो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से चेंज होता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, इस तरफ से आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही आगे भागेगा वो कंटिन्यूसली उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि जो वेलोसिटी हमारा वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी होता है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और अगर हमारा मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज होता है या फिर दोनों चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहा क्योंकि स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे जो स्पीड था वो कांस्टेंट रहा, स्पीड क्या रहा, कांस्टेंट रहा, पर डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। और डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो कौन आएगा, एक्सेलरेशन। कौन आएगा, एक्सेलरेशन। कौन आएगा, एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यानी कि यहाँ पे जो कर्व पोर्शन में है, यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज होगा और उस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। और जब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन डेवलप होगा तो हमने अभी तुरंत जाना है, ठीक है, कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या है, स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज। किस में चेंज, वेलोसिटी में चेंज। आप इससे पहले क्लास में पढ़ना कि उसमें वेलोसिटी में चेंज हम लाते हैं या वेलोसिटी में चेंज आता है। यहाँ देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, और डायरेक्शन चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कि हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इस समय जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बात समझ में आया। यही डिफिनीशन में लिखा हुआ है, फोर्स विच कैन मेक अ बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ। वो वाला फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता है, उस फोर्स का नाम होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये कंसेप्ट भी याद रखो कि वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी था जो दोनों पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ इसलिए क्या बोला, यहाँ पे फोर्स आया। क्या बात समझ में आया। अब जो ये फोर्स होता है हमेशा किधर लगता है, तो ये फोर्स जो है, डायरेक्शन जो है हमेशा देखो ये किधर लगता है, तो ये सेंटर की तरफ लगता है। यानी कि इस
ट्रैक का जहाँ भी सेंटर रहा होगा उसके अलोंग ये फोर्स लगता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। जो भी सर्कुलर ट्रैक है उसके सेंटर की तरफ क्या होगा, हमारा फोर्स लगेगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर चीज़? तो यहाँ तक बात समझना है हमको कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑन सर्कुलर ट्रैक, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। बढ़िया, चलिए जी, तो यहाँ तक आप उतार लो, उसके बाद हम इसके आगे चलते। अगर मैं आपके ध्यान के लिए लिख दूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो बराबर होता है mv²/r के। ठीक है, ये होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने से पहले आपको क्या सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया? अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब रहा कुछ नहीं, ये एक तरह का स्यूडो फोर्स है, यानी नकली फोर्स है। ये आपको हम सही से बता पाएंगे जब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ बताएंगे तब, ठीक है। पर अभी के लिए आप जानो कि आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आप किसी भी व्हीकल के अंदर बैठे हो, ठीक है, और वो व्हीकल जब टर्न लेती है तो जिस डायरेक्शन, जिस तरफ वो टर्न लेती है, ठीक है, जिस तरफ उसका सेंटर होता है, आप उसके सेंटर के दूसरी तरफ क्या होते हो, आप अपने आप झुक जाते हो इस तरह से, ठीक है। जब वो टर्न लेता है तो आप पीछे की तरफ चले जाते हो, बाहर की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है। तो वो जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो सेंटर के अवे लगता है जब आप सर्कुलर पाथ पे चलते हो। यानी कि आप सर्कुलर पाथ पे जब इधर चल रहे हो तो जब ऐसे टर्न ले रहे हो ना, तो आप इधर पीछे की तरफ भागोगे, उधर की तरफ भागोगे, सेंटर से हमेशा किधर भागोगे, अवे फ्रॉम द सेंटर भागोगे। तो उस फोर्स का ही नाम है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बात समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो कोई बड़ा फोर्स नहीं है ये, बस ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब आता है तो उसके अपोजिट में एक फोर्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये फोर्स एक दूसरे के रिएक्शन फोर्स नहीं है। रिएक्शन फोर्स कब होगा कब नहीं होगा ये न्यूटन के थर्ड लॉ में हम अच्छे से बताएंगे फिर से, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि यहाँ पे जब हम सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं तो सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं तो हमें सेंटर के अवे एक फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज कि हमारा किसके बराबर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है। डायरेक्शन भी उसके अपोजिट होता है पर रिएक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है। ये बात याद रहे, तो इसको आप उतार लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। अगला टॉपिक है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम समझने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मोमेंटम जो है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा नहीं है जो एग्जिस्ट करता है, इसको मैंने बनाया है, मैथमेटिकली फिजिकल क्वांटिटी है ये, मतलब इसको डेवलप किया गया है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या था, तो हमने क्या किया ना, दो बॉल लिया, ठीक है। एक बॉल भारी था, एक बॉल हल्का था। हल्का भारी होने का मतलब एक का वेट ज़्यादा था, एक का वेट कम था। जैसे मैंने मान लिया ये बॉल जो है फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल क्या होता है ये आपको पता होगा, फुटबॉल है, ठीक है। और एक हमारा टेनिस बॉल है जिसका वेट बहुत ही कम है, मैं इसका वेट मानता हूँ कि इसका वेट जो है 60 ग्राम है, ठीक है। और वहीं पे इसका वेट जो है मान लो 5 kg है, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा आप मान सकते हो, जो भी। मैंने दोनों बॉल को सेम स्पीड दिया, यानी कि इसको जितना स्पीड दिया 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों बॉल आपकी ओर जा रहा है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इस दोनों बॉल को रोकना है, दोनों बॉल को आपको पकड़ना है। तो आप मुझे ये बताओ किस बॉल को पकड़ने में आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा कि इस बॉल को पकड़ने में एफर्ट क्या लगेगा, मेरा कम लगेगा, पर इस बॉल में एफर्ट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये एफर्ट क्यों ज़्यादा लगा, यहाँ पे मास ज़्यादा है इसलिए एफर्ट क्या लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। स्पीड दोनों में सेम है पर एफर्ट क्या इसमें ज़्यादा लग रहा है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि एक बुलेट लेता हूँ, बुलेट, ठीक है। अब बुलेट का वेट मैं बोल देता हूँ कि इसका वेट जो है 10 ग्राम है। दो बुलेट है, ठीक है, इसका भी वेट कितना होगा, आइडेंटिकल बुलेट से, तो दोनों का वेट क्या है, 10 ग्राम है। अब एक बार बुलेट को ना, एक बार बुलेट को मैं हाथ में रखकर इस तरह से थ्रो कर रहा हूँ ग्लास के ऊपर, और एक बार क्या कर रहा हूँ, मैं इसको गन में रखकर इसको फायर कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ किस केस में जो है इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा, किस केस में इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा डेवलप हो सकता है? तो बोलोगे कि जो बुलेट गन से फायर हुआ है वो क्या करेगा, इफ़ेक्ट ज़्यादा लाएगा, और जो बुलेट हाथ से थ्रो किया गया उसमें इफ़ेक्ट क्या होगा, बहुत ही कम आएगा। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का देखो इस बार मास सेम है,
पर यहाँ पे जिसका स्पीड ज़्यादा है उसका इफेक्ट ज़्यादा है। पिछले बार दोनों का स्पीड सेम था तो जिसका मास ज़्यादा था उसका इफेक्ट ज़्यादा था। तो हमने क्या किया कि दोनों को मिलाकर, मैंने स्पीड और मास को दोनों को मिलाकर एक नया फिजिकल क्वांटिटी डेवलप किया। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया मैंने मोमेंटम। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस तरह से डेवलप हुआ है कि जो स्पीड होता है वो इफेक्ट ला सकता है और जो मास है वो भी क्या ला सकता है, इफेक्ट ला सकता है। तो दोनों को मैंने एक नया क्वांटिटी बना लिया जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ये एक मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटी है जो मैंने बनाया है हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब इसका डिफिनीशन मैं लिख रहा हूँ। तो आइए हम आपको डिफिनीशन से अब रूबरू करवाते हैं। तो ये हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम का डिफिनीशन मैंने वही लिखा जो मैंने बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी जो है, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी जो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम बोलते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसको हम लेकर हम किसी चीज़ का, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका ये सा यूनिट जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होगा, इसके पास एक डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसके पास एक डायरेक्शन भी होगा। एंड इसका यूनिट कैसे लिखते हैं, मैं यूनिट याद करने के लिए नहीं बोलता, मैं यूनिट बोलता हूँ बनाना सीखो। कैसे बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे मोमेंटम में हमारा यूज क्या हो रहा है, मास। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, तो केजी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब यूनिट को लिखने का रूल होता है कि आप ये नहीं करोगे कि दोनों पास पास में तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक हाइफन इस तरह से यूज किया जाता है, तब हम इसको लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड। अलग अलग यूनिट होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं। अगर केजी होता तो मल्टीप्लाई हो जाता तो केजी स्क्वायर हो जाता, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, पर केजी मीटर है इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे हाइफन का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम यूनिट क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आज का क्लास मैं यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, बाकी इसके आगे के जो भी टॉपिक होंगे मैं अगले क्लास में लूँगा। ठीक है, इस तरह से छोटा छोटा मैं वीडियो बनाकर आपको आगे इस तरह से देता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको ये पसंद आता है, आगे आपको और भी चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप ये शेयर करो, लोगों को बताओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, थैंक यू।